दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 9th 10th के साथ साथ आज हम 11th 12th की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज हम 11th क्लास के सेट 3 पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 को भी समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा कि आओ कुछ काम हम विशेष करते हैं, पड़ोसन गांव गली मुहल्ला और देश करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज से अपने सेट का श्रीगणेश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेट क्या है। सेट क्या है? व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो दोस्त, सेट का मतलब होता है समुच्चय। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। और समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह होता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह होता है। अर्थात सेट क्या है? समूह है। हम दैनिक जीवन में भी बहुत से समूह की बात करते हैं, जैसे बालिकाओं के समूह, बालकों के समूह, ताश के गडियों के समूह, क्रिकेट खिलाड़ियों के समूह आदि। लेकिन उस समूह में और इस समूह में फर्क है। फर्क क्या है कि दोस्तों, ये भी किसी वस्तु संख्या या अक्षर इन्हीं का ही समूह है। लेकिन इससे पहले एक शब्द जोड़ना होगा। तो सुनिश्चित, इसके पहले एक शब्द जोड़िए, सुनिश्चित और सुस्पष्ट। देखिए, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं, संख्याओं या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो दोस्त, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो बंदे हैं, राकेश और अनुज। मैंने दोनों बंदों को कहा कि सौर मंडल के सभी ग्रहों का संग्रह करके लाओ, सभी स्वरों का संग्रह करके लाओ, देश के महान नेताओं के संग्रह करके लाओ, आपकी कक्षा के 23 छात्रों का संग्रह करके लाओ। तो देखिए, राकेश के अनुसार हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि होंगे। देखिए, अनुज के अनुसार भी यही आंसर है। और देखिए, राकेश के अनुसार भी हमारे कितने भावेल होते हैं? 5 भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अनुज के अनुसार भी ए ई आई ओ यू है। और हम देख रहे हैं कि इन दो क्वेश्चन का उत्तर दोनों के लिए क्या है? सेम है, जबकि इन दो क्वेश्चन का आंसर दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। राकेश के अनुसार महात्मा गांधी जी हमारे देश के सबसे अच्छे नेता हैं, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे हैं, और अनुज के अनुसार सुभाष चंद्र बोस अच्छे नेता हैं और महात्मा गांधी जी अच्छे लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आपके कक्षा के 23 छात्रों के संग्रह में, तो आपके कक्षा के मतलब कि राकेश के अनुसार राम सबसे अच्छा लड़का है, तो उसके बाद श्याम सबसे अच्छा लड़का है। लेकिन अनुज के अनुसार मोहन आज सबसे अच्छा लड़का है, तेज लड़का है, उसके अनुसार सोहन सबसे तेज लड़का है। तो हम देख रहे हैं कि इन दो क्वेश्चन का आंसर क्या है? राकेश और अनुज दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है, जबकि इन दो क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह है। यानी ये वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह है, ये वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तुओं का कलेक्शन करने जाते हैं और उसका आंसर हर एक व्यक्ति विशेष के लिए समान आए, तो उसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और जब किसी वस्तु का कलेक्शन करने जाते हैं और उसका आंसर हर एक व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग आए, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। अतः ये दोनों क्या है? सेट नहीं है। क्योंकि महान कितने को कहा जाए, ये अभी निश्चित मापदंड नहीं है। अर्थात दोस्तों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जिन शब्द अगर कहीं दिखाई दे कि सबसे तेज, सबसे सर्वश्रेष्ठ, महान, प्रतिभाशाली, तो ये शब्द परिभाषित नहीं होते हैं, यानी ये शब्द वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अतः इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित है, सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्त, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्त, सबसे पहले बताइए कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीना होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन कौन से महीना है जिसका प्रथम लेटर जे से शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या आता है? जनवरी आता है। क्या आता है?
जनवरी, तो देखिए ये जनवरी शुरू हो रहा है तो जनवरी को लिखेंगे। उसके बाद फरवरी देखिए, तो फरवरी तो ए से शुरू होता है, अतः ए फरवरी को नहीं लेंगे, मार्च भी नहीं लेंगे, अप्रैल भी नहीं लेंगे, मई भी नहीं लेंगे, जून लेंगे। इसको क्या लेंगे? जून लेंगे, जून। उसके बाद क्या होगा? जुलाई होगा। क्या होगा दोस्त? जुलाई होगा। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसका प्रथम लेटर जे से शुरू होता हो। मात्र ही 3 ही ऐसे महीने हैं जिसका प्रथम लेटर जे से शुरू होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या ये और इस प्रश्न को अगर आप लोगों से पूछा जाए, जिन लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपका आंसर अलग होगा? अगर इसी क्वेश्चन का उत्तर मैं किसी अन्य लोगों से पूछूं तो क्या उसका आंसर क्या होगा? सेम होगा दोस्तों। तो अतः ये क्या है? सेट है। तो चलिए दोस्त आप लोग उतार लीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रतिभाशाली, और जिस वाक्य में प्रतिभाशाली लगा रहे, प्रतिभाशाली हो, सबसे अच्छा हो, महान हो, तो ये शब्द वेल डिफाइंड नहीं होते हैं और इनको हम सेट नहीं कहेंगे। अगर दोस्त इसको हम सम कर ले जाए तो मेरे विचार से तो मुंशी प्रेमचंद जी, यानी मुंशी प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी अच्छे हैं मेरे विचार से, लेकिन आपके विचार से कोई और राइटर होंगे। अतः इसका आंसर हर एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है, अतः इसको हम सेट नहीं कहेंगे। चलिए दोस्त आगे और क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो दोस्तों यह भी सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ शब्द जुड़ा हुआ है। तब जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है? वेल डिफाइंड नहीं होता है, अतः यह भी सेट नहीं होगा। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो दोस्त सपोज दैट मान लेते हैं कि आपके कक्षा में, मान लेते हैं कि आपके कक्षा में 100 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 100 छात्र हैं। तो क्या आप इसका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अतः ये क्या है? मान लेते ये क्या है? सेट है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए दोस्त आपका क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो दोस्तों 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ... 99 तक। तो अतः दोस्त ये भी क्या है? एक सेट है। अगर इसी को किसी अन्य बंदा से पूछा जाए करेक्शन करने के लिए तो वही उसका भी आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। अतः ये भी क्या है? सेट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो दोस्त सबसे पहले जानते हैं कि समपूर्णांक कहते किसको है। तो देखिए वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देते हैं और वह पूरी कट जाए तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसका कलेक्शन करने चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ... अनंत तक होगा। तो ये भी क्या है? एक सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों सपोज दैट मान लेते हैं कि प्रश्नावली आपका 1.1 में 20 क्वेश्चन है, तो क्या इसका हम कलेक्शन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अतः यह भी क्या है? सेट है। क्या है? यह भी सेट है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दोस्त मैं पहले ही कह चुका हूं कि खतरनाक शब्द अगर लग जाए, खतरनाक शब्द आपको दिखाई दे, सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे, सबसे तेज दिखाई दे, सबसे बुरा दिखाई दे, अतः उसको हम क्या कहेंगे? सेट नहीं कहेंगे। तो दोस्त हम इस पर कुछ प्रश्न थे जिसको हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए दोस्त अब हम सेट के रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो दोस्त हम सेट को हम दो तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म। पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म। इसका एक और नाम में है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड का है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों इसको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि किसी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्त इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सभी स्वरों का संग्रह। सभी स्वरों का संग्रह, इसको हम कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम एक किसी सेट नाम देंगे। क्योंकि पहले हम कोई भी अगर सेट होता है तो सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ABC से सूचित करते हैं। जैसे ABC .Z तक सूचित करेंगे। और सेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे, जैसे ABC .Z तक। तो दोस्तों इसको हम एक मान लेते हैं, क्या सेट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, सेट मान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो माना कि सभी स्वरों के संग्रह को हमने ए नाम दिया और ए बराबर लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, मजला कोष्टक देंगे। क्या देंगे, मजला कोष्टक। मजला कोष्टक के अंदर क्या करेंगे कि सभी स्वर यानी जो भी स्वर आता है उसको कोमा दे देकर लिखेंगे। जैसे कौन कौन स्वर आता है, पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और यू। तो हमने इस सेट को इस रूप में लिखा। तो ये रूप क्या है, टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। तो टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले मजला कोष्टक देते हैं। ध्यान रहे कि मजला कोष्टक न कि बड़ा कोष्टक। मजला कोष्टक और मजला कोष्टक के अंदर इस सेट के अंतर्गत आने वाले सारे एलिमेंट को कॉमा दे देकर क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये रूप में लिखे, तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर रूप में। आइए इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें भी सेट मान लीजिए और इसमें भी मजला कोष्टक रहता है, ठीक। और इसमें हम कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट। जैसे एक्स लिखेंगे और एक्स के तुरंत बाद कॉलन का चिन्ह देंगे। कॉलन की जगह आप एक तिरछे लकीर का भी चिन्ह दे सकते हैं। तिरछे लकीर दीजिए, इसके तुरंत बाद पुनः एक्स लिखिए और उस गुण को लिखिए जो सारे एलिमेंट धारण करते हो। जैसे अभी सभी स्वरों का संग्रह है, तो ए क्या है, ए क्या है, स्वर है। ई क्या है, स्वर है। आई क्या है, स्वर है। यू क्या है, स्वर है। ओ क्या स्वर है। तो हम देख रहे हैं कि सारा एलिमेंट स्वर जो एक गुण है को धारण करता हो। तो हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं किसी सेट को, तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं। एक्स के तुरंत बाद हम कॉलन का चिन्ह देते हैं, कॉलन का या तिरछी लकीर का। उसके बाद पुनः एक्स लिखेंगे और उसके बाद उस गुण को लिखते हैं जिस गुण को सारे एलिमेंट धारण करता हो। जैसे कि सारे एलिमेंट एक गुण को धारण करते हैं, स्वर का। और तब लिखेंगे कि एक क्या है, स्वर। स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो हमने देखा कि सभी स्वरों का संग्रह को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे
और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्त एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 से छोटी, ये क्वेश्चन है, 5 से छोटी, 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो दोस्तों अगर परीक्षा में आपको दे दे कि 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को टेबुलर फॉर्म में लिखे या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, इसी क्वेश्चन इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं और टेबुलर फॉर्म दोनों रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर टेबुलर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए एक मजला कोष्टक देते हैं और इस मजले कोष्टक के अंदर इस सेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट को हम कॉमा दे देकर लिखते हैं। जैसे बोल रहा है कि 5 से छोटी, तो 5 से छोटी में कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा कर रहा है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। अगर इसी से इस रूप में जो लिखे हैं इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अगर इसी को हम सेट बिल्डर, देखिए टेबुलर फॉर्म में है, देखिए टेबुलर फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। और इसी सेट को हम देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो मजला कोष्टक देते हैं और उसके बाद देखिए ABCD कोई भी लेटर लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर, Y भी हो, Z भी हो, कोई भी ले सकते हैं। X यानी ABCD स्मॉल लेटर ही लेंगे, कैपिटल लेटर नहीं। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि Y लेते हैं तो Y के तुरंत बाद क्या देंगे, कॉलन का चिन्ह देंगे। इसको कॉलन का चिन्ह बोलते हैं या तिरछी लकीर दीजिए। आप पुनः Y लिखिए, Y लिखते हैं और Y के बाद उस गुण को लिखते हैं जो सारे एलिमेंट धारण करते हो। जैसे ये सारे एलिमेंट क्या है, प्राकृत संख्या है और भी क्या है, 5 से छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस रूप में हम इस रूप को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इस रूप को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। चलिए दोस्त एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, चलिए दोस्त एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक सेट है, ये पहले से ऑलरेडी सेट टेबुलर फॉर्म में है। तो टेबुलर फॉर्म में दिया है तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। तो दोस्तों रोस्टर देखिए टेबुलर फॉर्म में दिया है तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम x दे देते हैं, x के बाद कॉलन का चिन्ह देते हैं और कॉलन के बाद उस गुण को लिखते हैं जो सारे एलिमेंट धारण करते हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी सारे एलिमेंट क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे x एक प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है, प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो वर्ग है, तो दोस्त वर्ग है। तो हम चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेट है B, 4, 8, 10, 15 है। तो क्या इसको अगर कहा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो क्या इसको लिख सकते हैं
तो दोस्त इसका जवाब है नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि देखिए इसके सारे एलिमेंट किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी किसी इसमें खास गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम तभी लिखेंगे जब सारे एलिमेंट किसी खास गुण को धारण करते हो। तो देखिए इसमें कोई खास गुण दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।